करना चाहूँगा नेक्स्ट में, बट अभी बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर banks are owned and operated by private individuals या corporation. The government does not have a majority stakes in this bank. So ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास स्टेक नहीं हो सकता, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, but the majority 51% and plus is with private sector banks. प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर के ओनर जो हो सकता है प्राइवेटली ओन हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन इसको ओन कर सकता है। कंट्रोल्ड एंड ऑपरेट बाय प्राइवेट एंटिटीज, ऑपरेट विद अ प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। आपने देखा होगा कि बैंक में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं वहाँ पे आपको कितने सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, मल्टीपल स्कीम्स चल रही होती हैं, वो आपको कुछ एसएमएस चार्जेस होंगे, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। कंपेयर करेंगे आप गवर्नमेंट बैंक के साथ, अगर आपको एक मिनिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस होगा जो 10,000 होगा, वहीं गवर्नमेंट में जो मिनिमम सेविंग बैलेंस अकाउंट होगा वो 0 रुपीज़ का भी हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट में आपको 10,000 का रखना पड़ेगा, मतलब इतना अमाउंट आपको रखना ही पड़ेगा, एल्स यू हैव टू पे पेनल्टी। तो यहाँ पे द होल मोटिव इज टू अर्न मोर एंड मोर, टू प्रोवाइड मोर एंड मोर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड अल्टीमेटली मेकिंग मोर मनी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट का ही एम है, प्रॉफिट का ही गोल है, वो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स करते हैं। एग्जाम्पल हमारे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। तो इसके बारे में अगर मैं थोड़ी बात करूँ, आईसीआईसी बैंक जो हमारा स्टार्ट हुआ था, लोगों को लगता है कि दिस स्टार्टेड 1955, नहीं, आईसीआईसी बैंक नहीं स्टार्ट हुआ था, ये हमारा 1994 में स्टार्ट हुआ है वडोदरा में, ठीक है। एंड इसका भी जो हेडक्वार्टर्स है वो भी हमारा मुंबई में है हेडक्वार्टर्स। अब 1994 का तो मे भी सबको पता हो, किसी को पता हो, बट 1955 में इसकी पेरेंट ग्रुप स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमारे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम बात करते थे इंडस्ट्रियल क्रेडिट की, ठीक है। आईसीआईसीआई जो हमारा इनिशियल स्टार्ट हुआ था वहाँ पे हम बात करते लार्ज या ह्यूज सम ऑफ क्रेडिट देते थे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक उसका एक पार्ट बना था, दैट वाज इन 1994, जो एक एस्टैब्लिश करके साइड में, जैसे हम बोलते हैं ना, एक सब्सिडरी बना था, उसका एक आईसीआईसीआई बैंक बना था। उसके बाद जो मेजरली था इंडस्ट्रियल क्रेडिट वाला, दैट शट डाउन, और हम बैंक पे फोकस करते हैं। आपको पता है कि आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस बेस्ड भी एक कंपनी है। सो इन्होंने बहुत जर्नी देखी है, राइट। फिर वही हमारे एचडीएफसी बैंक है, जैसे मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी है। अब सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, जो ओन्ड है, ऑपरेटेड है बाय प्राइवेट प्लेयर्स, बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स विद द माइंडसेट ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। तभी मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस अकाउंट रखना बनेगा, ठीक है। मिनिमम बैलेंस अकाउंट में क्या है कि आप पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, इवन इफ यू ट्राई टू यू विल पे पेनल्टी ओवर इट, ठीक है, पेनलाइज करेंगे। और दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट इनका मैक्सिमाइजेशन करना, तो उससे देयर मल्टीपल चार्जेस, इधर कोई चार्ज होगा, उधर कोई चार्ज होगा, जिससे क्या है यू हैव टू पे मोर। हाँ, तो दे एक्चुअली से दैट विल ऑफर यू बेटर सर्विसेज, बहुत चीज़ें देते हैं, कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहते हैं, तो ये इनका मेजर एम होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना पाओ उन सर्विस को चार्ज करके, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे रीजनल रूरल बैंक्स की, ठीक है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज करता है कि ये बैंक की कैटेगरी की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ठीक है। हमारे पास थे तो हमारे पब्लिक बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी थे, तो रीजनल रूरल बैंक की क्या ज़रूरत आ पड़ी। ठीक है, हम बात करते हैं 1980s की, ठीक है। अब उस टाइम के अकॉर्डिंग पहली बात तो उस टाइम हमारा जो रूरल एरिया था वो बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम पे आप देखोगे कि अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत बढ़ चुका है, बट पहले अर्बनाइजेशन इतना नहीं था, तो हमारा रूरल एरिया ज़्यादा था। अब रूरल एरिया में पहुंचना और बैंक अकाउंट खोलना बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। आप एग्जैक्टली कितना पैसा अर्न कर पाओगे वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, जो अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ में, बिकॉज कस्टमर्स नहीं होंगे, आपके ऑपरेशंस के खर्चे होंगे, तो आप एग्जैक्टली कितना पैसा अर्न कर पाओगे वहाँ पे बहुत आप लॉसेज में जाते, सिंपल सी बात बोलो तो जो रूरल बैंक्स होते थे वो लॉसेस में ही जाते,
अब इसके लिए हमने कैटेगरी निकाली रीजनल रूरल बैंक, जैसे आप टू द फारदेस्ट पॉइंट, टू द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, उतना रूरल एरिया सब कवर करो। ओके, हमने कैटेगरी निकाल दी आरआरबी, जिसको हम रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करेंगे बैंकिंग सर्विस इन रूरल एरियाज। दे आर अ पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, तो आरआरबी का एक ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है। आरआरबी का एक ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है। अब इस ओनरशिप स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका जो 50% जो ओनर होता है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, 35% एक स्पॉन्सर बैंक है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड बैंक। अब जैसे यहाँ पे बड़ौदा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब उसने ही बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को क्या कर रखा है, स्पॉन्सर कर रखा है, तो उसको 35% देना पड़ेगा। और हमारा लास्ट 15% किसे देना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। सी आपने तीन जो है, अब पहली बात क्या है, इससे हुआ क्या, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों करा। अब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर कोई सारे रूरल एरियाज कवर नहीं करना चाहेगा, बिकॉज ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू आपको आएगा नहीं, तो प्रॉफिटेबिलिटी की तो बात भूल ही जाओ, प्रॉफिट में तो आप आओगे ही नहीं। इसीलिए हमने रीजनल रूरल बैंक की बनाई, जिसमें 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक से क्यों ले रहा है, बिकॉज देखो स्पॉन्सर्ड बैंक को ही एक्चुअली बैंकिंग करनी आती है और किसी को नहीं आती, ये तो बस पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 35% के साथ ओनरशिप के साथ दे ऑल्सो विल टीच हाउ टू रन बैंक, राइट, दे नो हाउ टू डू इट। ऑपरेशन तो नहीं आता है। 15% बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा ओनरशिप में हिस्सा देना पड़ेगा, राइट। अब इस पे फोकस क्या है, फर्स्टली फोकस है रूरल डेवलपमेंट में, स्पॉन्सर्ड बाय शेड्यूल्स कमर्शियल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। इनका ही मेजर स्टेक होता है। हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका स्टेक सिर्फ 15% है, सो नॉट मच, बट हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने उनको 15% दे रखा है। और इसमें बैंक के एग्जाम्पल कौन से, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो एक स्पॉन्सर बैंक होगा, कभी एसबीआई हो सकता है, कभी बड़ौदा बैंक हो सकता है, कभी पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है। तो ये हमारे आरआरबीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये समझ लेना क्यों कंसेप्ट क्यों बना आरआरबीज का, इसीलिए कि बैंकिंग सर्विस रूरल एरियाज के हर एक पॉइंट पे, हर एक एंड पे जा पाए, राइट। उस टाइम पे, या अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे भी इतना फीजिबल नहीं है कि आप क्या करो, बैंक खोलो रूरल एरियाज में, बिकॉज ऑपरेशन के कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस, और उसके बाद रेवेन्यू भी इतना नहीं आता है। ठीक है, तो ब्रांच खाली बैठी रहेगी, पर एक ब्रांच बनानी पड़ेगी, इतने लोग नहीं आएंगे, डिपॉजिट नहीं होंगे, उतनी सर्विसेज नहीं आएंगी, तो ओवरऑल इट्स अ लॉस मेकिंग थिंग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज हमारे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। एक से ओके, अब कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं, दीज आर आल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑपरेट ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस विद देयर कस्टमर्स ऑल्सो बीइंग देयर ओनर्स और मेंबर्स। तो आपने देखा कोऑपरेटिव का मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे अमूल हमारा कोऑपरेटिव है हमारा, तो वहाँ पे एक बिजनेस सेटअप कर रखा है, मेंबर्स ने ही सेटअप कर रखा है। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी मेंबर्स ही होते हैं, कम्युनिटी का उद्धार करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। अब पहले के टाइम पे बैंक्स यूजुअली डिडंट गिव आउट लोन इजीली। देखो आज भी बैंक से लोन लेना इज नॉट दैट इजी, हमें लगता है कि इट्स प्रेटी इजी, बट नहीं, इफ यू वांट टू टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन, दे विल क्रॉस चेक, दे विल वेरीफाई वेरियस थिंग्स, और उसके बाद भी मल्टीपल चेक्स होते हैं, और उसके बाद भी बहुत मुश्किल होता है किसी को लोन मिले। तो अर्लियर पीपल यू डिडंट यूज टू गेट लोन्स एट दैट टाइम ऑल्सो। ठीक है, तब और डिफिकल्ट होता था। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या हुआ, लोगों ने कहा कि दैट we all should come together, we all have some certain amount of money and we can join our money and club it together, एक साथ सारे पैसे ले लेते हैं, और जिसको ज़रूरत होगी उसको लेंड आउट कर देंगे, राइट, उससे रिकवर करते रहेंगे, और ऐसे ही कमेटी से कुछ ना कुछ पैसे
निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हमने कोऑपरेटिव बैंक एक कैटेगरी बना ली जिसमें हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑपरेट ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस विद देयर कस्टमर्स आल्सो बीइंग देयर ओनर्स। तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, जो कॉर्पोरेशन बैठी है, वही उसके ओनर्स भी हैं, वही उसके मेंबर्स भी हैं। द बैंक्स आर डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ देयर मेंबर्स। तो ऐसा है, सबने कुछ ना कुछ कॉन्ट्री करा है, बट समवन हैज टू टेक आउट द मनी राइट नाउ, ठीक है। हर किसी ने कुछ ना कुछ पैसा डाला है। लेट्स सपोज 20-20 हज़ार 10 लोगों ने डाला है, तो 2 लाख रुपए। तो एक इंसान को उसमें से 1 लाख रुपए चाहिए, तो ही हैज टेकन 1 लाख रुपीज, और उसको पे करना पड़ेगा विद इन सर्टेन अमाउंट ड्यूरेशन इंटरेस्ट के साथ। अब ओन्ड एंड गवर्न बाय द मेंबर्स ही इसको ओन करते हैं, गवर्न करते हैं। तो ऐसे कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन ओवर एंड अबव नहीं, ठीक है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स में होती है कि इतने थॉरली चेक्स देने पड़ेंगे, इतने थॉरली चेक्स के बाद ही आपको एक लोन मिलेगा। तो लोन डिसबर्स इतना इजीली नहीं हो सकता कमर्शियल बैंक में, बट हाँ, इसमें थोड़ा इजी है कोऑपरेटिव बैंक्स में। फोकस क्या है? म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड बेनिफिट, बिकॉज यहाँ पे हम सोसाइटी की बात करें, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे दे ऑल वांट टू वर्क टुगेदर, they all want to focus upon mutual cooperation and benefit, they all want to get benefited from each other, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है। अगर आपने देखा हो, कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। अब इसमें ना लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स है। अगर आप जाके वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा लोगे, तो आपको वहाँ पे मेंबर नहीं बना लिया जाएगा, ठीक है। कोई 5-6 मेंबर्स होंगे, और अगर कोई मेंबर जाता है तो उसकी अपनी रिप्लेसमेंट लेके आता है, ठीक है। तो अगर यही होता है, एक नंबर जो है वो डिसाइडेड है, और अगर इफ समवन इज लीविंग देन ही विल ब्रिंग समवन न्यू, और जब सब गारंटी कर देंगे हाँ दिस वन इज फाइन, तो उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। और जब भी आप सेविंग अकाउंट खुलाओगे अपने कोऑपरेटिव बैंक्स में, तो अब ये नहीं है कि आप उसके मेंबर बन जाओगे, आप ऐसा नहीं है। मेंबर्स लिमिटेड होते हैं एंड दे आर वेरी मच सिलेक्टेड ऑलरेडी, तो वो होता ही है, ठीक है। अब बस आप एक अकाउंट होल्डर बन जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। अब बात करते हैं फॉरेन बैंक्स की। सी फॉरेन बैंक्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर इनकॉर्पोरेटेड ऑपरेट इन अ कंट्री अदर देन होम कंट्री, ठीक है। तो जैसे मैं बात करता हूँ आईसीआईसीआई की। अगर आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, नेपाल या श्रीलंका में ब्रांच खोल लेता है, तो वहां के लिए एक फॉरेन बैंक हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आईसीआईसीआई की होम कंट्री क्या है? इंडिया। बट वो क्या कर रहा है? दूसरी कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया नेपाल या श्रीलंका में, तो वहाँ पे उनकी ब्रांचेस खोली है, तो एक फॉरेन बैंक हो जाएगा उस कंट्री स्पेसिफिक या उन कंट्री के लोगों के लिए। तो फॉरेन बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर इनकॉर्पोरेटेड एंड ऑपरेट इन अ कंट्री अदर देन देयर होम कंट्री। दे ऑफर बैंकिंग सर्विसेज टू लोकल कस्टमर्स, ठीक है। अब हेडक्वार्टर्स जो होता है इनका फॉरेन कंट्री में होता है, मे हैव ब्रांचेस, सब्सिडरी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस। तो इनके ब्रांचेस होती है, सब्सिडरी होती है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होते हैं। हमारे ड्यूश बैंक है एग्जाम्पल, डच बैंक बोलते हैं कुछ कुछ। सिटी बैंक है हमारा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक देखा होगा आपने, सिटी बैंक देखा होगा। सो दीज आर फॉरेन बैंक्स, इंडिया के नहीं है, बाहर के एस्टैब्लिश्ड है और इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर्स से पैसा अर्न करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लोकल कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये जो फॉरेन बैंक्स है आपको हर सिटी में नहीं दिखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ फॉरेन बैंक्स होते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं, देख लाइक HSBC, दे विल ऑपरेट इन Tier 1 cities ओनली। वाई? बिकॉज दे आर टारगेटिंग विच क्लीन कस्टमर्स। जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एवरीवन। Tier 2 कस्टमर्स पे नहीं जाएंगे, Tier 1 कस्टमर्स को देखते हैं, बिकॉज Tier 1 customer will actually be taking up their premium services, will be keeping a huge deposit in their bank, तो उससे उनको फायदा होगा। तो ये हमारे फॉरेन बैंक्स होते हैं, राइट। तो बात करते हैं किसके बारे में? सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा, और रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। देखो, सबसे पहले आरबीआई सेंट्रल बैंक है हमारा इंडिया का, एंड प्लेज अ पिवटल रोल इन द कंट्रीज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारा आरबीआई बनाते हैं। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ दिस, तो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए होता है, मैंने इको वाले यूनिट में पूरा समझा रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी से क्या आता है? एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। सो यू कैन गो एंड विजिट एंड वॉच दैट वीडियो ऑन टैलेंट ब्लेजर यूट्यूब चैनल। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर बन जाता है गवर्नमेंट बैंकिंग नीड्स, ट्रांजेक्शन अकाउंट मेंटेन करने के लिए, जो भी फॉरेन
एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती हैं फॉर ह्यूज अमाउंट और फॉर ह्यूज वैल्यू, सबका सब मेंटेन करता है हमारा आरबीआई। उसके बाद बैंकर्स, बैंक है मतलब कभी कभार बैंकों को भी ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो वहाँ पे उनके लिए एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बच जाता है, उनको वो पैसे प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक जो है वो अपना अकाउंट होल्ड करते हैं आरबीआई की तरफ, आरबीआई के पास, और इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी। होता है काफ़ी बार बैंक्स भी ऐसी टफ सिचुएशन में आ जाते हैं, बिकॉज साइकिल होता है, आपको उसी टाइम के अंदर मिलता है क्रेडिट साइकिल, इतने कम टाइम में इतना पैसा नहीं बन पाएगा। कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ मनी, तो आप क्या करते हो, आरबीआई से बोलते हो। बिकॉज हमने बताया सीआरआर कैश रिजर्व रखते हो आप, एसएलआर रखते हो, तो आप रिजर्व रेशियो रखते हो ऑलरेडी, तो उस रेशियो से आरबीआई आपको लेंड करके दे देता है। रेगुलेटर है, बिकॉज ऑल वी नो द बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है, जो भी सिस्टम्स में चेंजेस करने होते हैं। अगर डीमोनेटाइजेशन है वो अनाउंस कर रहा है, उसके बाद रेगुलेशन करनी, एटीएम मशीन्स में क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज ऑल डन बाय आरबीआई। करेंसी इशू है, करेंसी इशू करता है हमारा इशू टू सोल अथॉरिटी और मैनेज करेंसी इंडिया। 1 रुपी कॉइन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, दैट इज द ओनली एक्सेप्शन। बाकी सारे की सारी जो करेंसी है वो आरबीआई करती है, 4 जगह करती है, ठीक है, वहीं से करेंसी फ्लोट होती है विद इन इंडिया, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेजर टॉपिक के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट बैंक्स, ठीक है। इनको, ये जब स्टार्ट हुए थे, इमर्ज 1960 में हुए थे, प्राइमरली टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज। सी होता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैंकिंग, बैंक से लोन लेना मुश्किल होता था। बैंक इसमें मैं लिख देता हूँ वो स्टाफ, बैंक टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स फॉर स्टाफ, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात क्या है, वहां पे बैंक जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन नहीं देता था, ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन नहीं देता था। अब एनबीएफसी शुरू हुए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे, एनबीए कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसमें इंस्टीट्यूशन लेकर बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, प्राइमरली टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। बिकॉज अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड हो, आपको बैंक जल्दी लोन नहीं देता था। अब इसमें क्या है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड तो करती है विदाउट एक चीज, जो हमारा डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब यहाँ पे आप जाके पैसे जमा नहीं करा सकते। एनबीएफसी लेंडिंग सर्विस देती है, लोन सर्विस देती है, बट कभी भी आपको क्या करेगी, आपको डिपॉजिट के लिए अलाउ नहीं कर सकती, बिकॉज आरबीआई ने मना कर रखा है। मतलब आप वहां पर जाके पैसे जमा नहीं करा सकते। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का वही मतलब होता है कि अगर मेरे को पैसे निकालने इमीडिएटली, तो वो निकालने देगा। मेरे पास डेबिट कार्ड है, मेरे पास चेक है, ये मेरे डिमांड डिपॉजिट्स के टूल होते हैं। चेक जो है हमारा टूल है, जब मैं चाहूँ तब अपने पैसे निकाल सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ, बट ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब इनके पास डिपॉजिट स्कीम्स होती है, बट दोज आर नॉट डिमांड डिपॉजिट, मतलब ये 5 साल के टेन्योर के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। बट एंगेज इन वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज, डिमांड डिपॉजिट नहीं करते। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट टू इन केस दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब समझ गए ना, जब मैं चाहूँ मैं अपने पैसे निकाल सकता हूँ, बट वो पॉसिबिलिटी नहीं है किसमें, हमारे एनबीएफसी के पास। नहीं तो उनमें और बैंक में फर्क क्या रह जाता। अब सबसे पहले क्या है, ये क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वेरियस क्रेडिट फैसिलिटीज सच एज लोन, एडवांस एंड क्रेडिट कार्ड टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, ओके। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। जब इन्वेस्टमेंट करनी है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो वो भी एनबीएफसी करा सकती है। प्रोवाइडिंग, आपको एडवाइजरी चाहिए, वो भी सर्विस रिलेटेड एवरीथिंग दे कैन प्रोवाइड। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, दे आर वेरी मच फाइनेंशियली लिटरेट एंड दे कैन हेल्प यू बिल्ड अ बेटर पोर्टफोलियो देन यू कैन करेंटली, ओके। वेल्थ मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। सम एनबीएफसी स्पेशलाइज इन वेल्थ मैनेजमेंट services, managing and advising on investment, estate planning and other financial matters, तो वेल्थ मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद है लीजिंग एंड हायर परचेजेस। सी काफ़ी बार कंपनीज ऑल्सो नीड इक्विपमेंट्स, ठीक है, बिल्डिंग लीज करा ली है,
इक्विपमेंट लीज पे ले लिया है, तो दे डोंट ओन दैट थिंग बट दे आर पेइंग फीस और पेमेंट फॉर इट, ठीक है। आपने लीज करा तो लीज की पेमेंट देनी पड़ती है, इंस्टॉलेशन में पेमेंट करी जाती है। एनबीएफसी जो है लीजिंग एंड हायर परचेज सर्विस देती है एंड अलाउइंग इंडिविजुअल बिजनेस टू एक्वायर एसेट विदाउट एन आउटराइट परचेज। सी होता क्या है, हैवी मशीनरी बहुत करोड़ों में जो आती है आपकी मशीनरी, 10 करोड़ का कोई प्लांट बैठा रहा है, ठीक है, 10 करोड़ का प्लांट, 10 करोड़ इज अ मेजर इन्वेस्टमेंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 80s 90s राइट। तब वहां पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। अब इतना पैसा जो कंपनी एनबीएफसी दे भी रही है तो आपको बोलेगी यू हैव टू पे ऑन रेंट, ठीक है, तो लीज करना पड़ता था। तो लीजिंग की टेक्निक जो है हमारी, हायर परचेज का जो फीचर है ये भी कौन देता है, हमारा एनबीएफसी देता है। Microfinance. Some NBFC focus on microfinance activities, providing small loans, financial service to low-income individuals, particularly in rural areas. Microfinance का आपने देखा होगा हमारा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एड्स आती है। आपने देखा हो कि कभी कोई बोलता है कि आई आई हैड टू ओपन अ पान शॉप, मेरे पास पान शॉप खोलने के भी पैसे नहीं थे, तो माइक्रो फाइनेंस के थ्रू मैंने लोन लिया, उससे मैं अपनी पान शॉप खोल पाया हूँ, या छोटी ठेला खोल पाया, मोमोज का ठेला लगाना था या फिर किसी चाट भंडार का ठेला लगाना था, तो आई डेंट हैव द रिसोर्सेज और मनी, बट बिकॉज ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन आई गॉट इट एंड आई बॉट इट एंड आई एम यूजिंग दैट, ठीक है। तो वो लोन की एनबीएफसी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं एनबीएफसी के टाइप की, उसमें आते हैं हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी मैंने आपको माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताया, बहुत छोटे जो हमारे लोअर इनकम जो लेवल के लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किनके लिए यूजफुल है, जो हमारे वेल्थी लोग होते हैं, ठीक है। सी दे ऑल्सो, जो कंपनीज हैं हमारी इंडस्ट्रीज हैं, दे ऑल्सो नीड मनी फॉर एक्सपेंशन। आप कंपनी के करंट ऑपरेशन को सारे के सारे को क्लोज करके वो पैसा कहीं और नहीं लगा सकते, यू नीड मोर मनी टू एक्चुअली एक्सपेंड। तो रोल हमारा हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जैसे मैंने बताया आपको आईसीआईसीआई में भी इंडस्ट्रियल क्रेडिट इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारा था, तो उस टाइम भी इंडस्ट्रियल को देखो हमारा, अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो वी बेसिकली मूव फ्रॉम प्राइमरी टू टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर पे अगर हम मूव कर गए, बिकॉज जो सर्विस सेक्टर था, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था, उसको मिस आउट कर दिया, तो उसके लिए इंडस्ट्री डेवलप हो ही नहीं पाई। सो इंडस्ट्री डेवलप ना होने के काफ़ी कारण थे कि इतना फाइनेंस का शॉर्टेज था। अब उस फाइनेंस का शॉर्टेज थोड़ा बहुत मीट करने के लिए वी हैड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। They play a crucial role in economic development of country, especially in promoting industrialization. What I just told has been written over there. Their key roles include long-term financing. See, banks जो थे वो they were hesitate, hesitant in giving long-term finance. क्यों, क्या होता था, अब बैंक के पास कुछ पैसा आ रहा है, वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए दे दे, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1980, तब उतने कस्टमर्स ही नहीं थे। अब उतने फ्यू कस्टमर्स में से ही वो इतना लंबा ड्यूरेशन के लिए पैसे दे देंगे, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और इतना पैसा, कैपिटल इंटेंसिव जो मेजर थे, वो उसमें सिर्फ हाथ लगाने से डरते थे। मतलब उन्हें लगता था व्हाट इफ द पर्सन गेट बैंक हो जाएगा तो एनपी हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो हम करेंगे क्या। तो डीएफआई जो थे प्रोवाइड करते थे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, सपोर्टिंग कैपिटल इंटेंसिव वेंचर्स दैट मे हैव अ जेस्टेशन पीरियड बिफोर जनरेटिंग रिटर्न्स। मतलब कुछ टाइम लगेगा, जिससे रिटर्न्स आने में टाइम लगता है। एज यू नो कि अगर आप कोई प्लांट सेटअप करते हो, प्लांट को रन करते हो, ऑपरेट करते हो, आपको एकदम से पैसे नहीं मिलने लग जाते, टाइम लगता है पूरी मशीनरी सेटअप करने में। कहीं से आप इंपोर्ट करा रहे हो, मैन्युफैक्चर करा रहे हो, सो ऑल ऑफ इट इज अ लॉन्ग हैसल एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बाद रिस्क कैपिटल। सो अब जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक है वो देवर प्लेइंग सेफ, प्रोवाइड रिस्क कैपिटल नहीं देते, एज ए रिस्की कैपिटल जो था, बिकॉज दे वर थिंकिंग ऑफ गिविंग लोन्स टू दोज पीपल हु कैन एक्चुअली पे देम बैक, देर हैड मोर साइंस ऑफ रिकवरी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, they were giving more to the idea of that this will promote industrialization and the risk were high, बिकॉज आप ये सोच के जाते हो, आप कंपनी सेटअप कर रहे हो, आप इस सोच के साथ जा रहे हो दैट दिस कंपनी विल रन, दिस कंपनी विल अर्न और जनरेट प्रॉफिट्स, बट इवेंचुअली हुआ या नहीं हुआ, दैट इज अ अनदर थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है।
तो they take on more risk than traditional bank, providing risk capital to project that might be deemed too risky by commercial bank. तो पहले commercial banks नहीं इसमें हाथ लगाती थी. Project appraisal. DFIs conduct thorough project appraisal to assess the feasibility and viability of industrial project before extending financial support. अब ये भी ऐसा नहीं है कि ये भी बेवकूफ़ थे. अगर बेवकूफ़ होते तो हर कोई जाके बोलता कि मैं अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, गिव मी मनी. ऐसा नहीं है, ठीक है. So these were pretty smart as well. They used to assess the project, and once they think that this project is worthy, then they used to extend the credit support. Technical assistance. DFI जो है ऑफर करते थे टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट्स आर वेल एग्जीक्यूटेड एंड मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड. सी अब क्या है, देखो काफ़ी टाइम उस टाइम हर किसी के पास इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं होती थी. हैविंग ए थ्योरेटिकल आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स माइट विल गो एंड इन प्रैक्टिस जब वो जाती है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो उस असिस्टेंस में नॉट ओनली दे आर प्रोवाइडिंग यू फाइनेंस, बिकॉज इफ दैट फाइनेंस इज एक्चुअली नॉट वेल स्पेंड, that could be a huge risk. So they used to provide assistance as well. If you're not able to generate profit, if you're not able to generate revenue either, they used to guide you. तो टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते थे. राइट, अब बात करते हैं DFIs के बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की. These institutions are dedicated to providing financial services including small loans, savings and insurance to low income individual who traditionally lack access to formal banking. अब मैं जब बात करता हूँ आरआरबी की, सो आरआरबी इतना फेमिलियराइज कॉन्सेप्ट था कि आपको क्या लग रहा है हर किसी के पास वो बैंकिंग सर्विसेज चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं था. जब तक प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं आई, बैंकिंग वॉज अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडिया इन रूरल एरिया. सो प्रधानमंत्री जन धन योजना केम इन 2016, and because of this, majority, like I have like number of like 60 odd crores people opened their bank account. 60 crores or something people opened their bank account through Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. So that became possibility कि हम बात कर रहे हैं जीरो रुपीज़ अकाउंट की, हम बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट की, कि आपके अकाउंट में कोई पैसे ना हो, इवन दैट वुड बी फाइन. तो जीरो रुपीज़ सेविंग अकाउंट की बात करी तो वो हमारे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद ही हो पाया है. वहीं पे मैं बात करता हूँ रीजनल रूरल बैंक, दे फेल्ड इन देयर टेन्योर टू मेक इट अ पॉसिबिलिटी. तो होता क्या था, पीपल ऑल्सो नीडेड क्रेडिट बैक देन. तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे जो ये सारे काम करते थे बैंक्स की तरह. सेविंग्स में हम ये यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे, फिक्स डिपॉजिट की तरह सेव कर देते कि हाँ इतने टाइम के लिए सेव कर लिया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिले. सबसे पहला गोल क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का भी पहला गोल क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब हर किसी वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेक्टर की जो सुविधा है वो दी जाए. ठीक है, जो भी फाइनेंशियल सर्विस थी उसमें हर कोई आए, गरीब अमीर उससे कोई फर्क नहीं होता, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे. सी होता क्या है, इफ एवरी मनी दैट इज आउट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इज अ एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. मैंने जैसे आपको मनी क्रिएशन के एग्जाम्पल में ही बताया था कि कुछ भी जो आपका पैसा है जो बाहर रह जाता है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. अगर वो बैंकिंग सेक्टर में होगा तो मनी मल्टीप्लाई करता रहेगा. पोवर्टी एलिविनेशन, देखो अगर आप स्मॉल बिजनेसेस के लिए पैसा दोगे, उस बिजनेस से दे अर्न मनी, दे जनरेट प्रॉफिट, तो एक पोवर्टी से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाते थे. वुमेन एम्पावरमेंट हमें देखा है कि लिज्जत पापड़ हो गए, फिर बहुत सारे स्टोरीज यू मस्ट हैव हर्ड कि वहाँ पे काफ़ी स्टार्टिंग जो पापड़ की इंडस्ट्री थी, वुमेन यूज टू वर्क टुगेदर एंड उसमें एक साथ काम करके दे गॉट द लोन. बेस छोटा लोन तो लेना पड़ता है अगर आपको थोड़ा स्केल बढ़ाना है अपने बिजनेस का. तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो अपने ड्रीम्स है उनको भी प्रूव करने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हेल्पफुल थे. राइट, फंक्शंस, अब इनके पास भी बहुत सारे फंक्शन, जैसे हमने बताया क्रेडिट देना, स्मॉल लोन देना, वो सारी चीज़ें. अब माइक्रो क्रेडिट देते हैं, स्मॉल लोन्स टू इंडिविजुअल, ऑफन विदाउट कोलैटरल. मतलब कोलैटरल क्या है, सी इफ यू हैव टू टेक लोन यू हैव टू गिव सम गारंटी टू बैंक दैट यू विल एक्चुअली पे दैट लोन. तो उसको हम कोलैटरल बोलते हैं कि कुछ गहने रख दिए, कुछ सामान रख दिया, कुछ वैल्यूएबल रख दिया, जो बैंक को वैल्यूएबल लगता है उसको बेच के बैंक विल गेट द मनी. तो माइक्रो क्रेडिट देने लगे जहाँ पे कोलैटरल नहीं ले रहे थे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं ले रहे थे,
और जब भी वो क्रेडिट मिल रहा, सो दोस इंडिविजुअल वर यूटिलाइजिंग दैट मनी वेल एंड दे वर एबल टू पे और रिटर्न द मनी। तो ऐसा अज्यूम करा जाता था। माइक्रो सेविंग ऑफरिंग सेविंग सर्विसेज टू हेल्प क्लाइंट्स बिल्ड फाइनेंशियल रिजर्व एंड डेवलपमेंट हैबिट ऑफ सेविंग। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हम बात यही नहीं कर रहे हैं कि आपका सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है, आपका सेविंग अकाउंट है जहाँ पे पैसे डिपॉजिट करा दिए एंड यू कैन ओनली एक्सेस इट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये माइक्रो सेविंग्स का भी पार्ट हो गया। माइक्रो इंश्योरेंस providing insurance product tailored to the needs of low income individuals, protecting them various risks। इंश्योरेंस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आपको वेरियस रिस्क से, तो वो भी माइक्रो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन प्रोग्राम्स को रन करना, जिससे क्या है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट बने। सी होता क्या है, हमारा मेन टाइटल जो टारगेट था, टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पोवर्टी, मतलब पोवर्टी से बाहर निकालना है इन लोगों को बताने कि पैसे सेव करना ज़रूरी है, पैसों को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ओनली देन द मनी विल ग्रो। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आज की क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के हमने टाइप पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा शेड्यूल बैंक क्या होता है, फिर हमने पढ़ा नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होता है, जो कि अब नॉन एग्जिस्टेंस है। जो भी सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में आता है, उसको हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं। इसमें हमारे कौन से प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट जिसको कोई प्राइवेट पर्सन ओन करता है, कॉरपोरेशन, पब्लिक जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं, राइट। तो इन सब के बारे में पढ़ा एग्जैक्टली पूरे कमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक के बारे में पढ़ा। फिर अगर मैं वही बात करूँ, हमने और किसके बारे में बात करी, हमने बात करी एनबीएफसीज के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। उसके बाद हमने इसमें डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी, और हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी। दोनों का डिफरेंट रोल था, दोनों का पर्पस अलग था। वी स्टडीड ऑल ऑफ इट इन दिस क्लास। अब इसमें आपको रिवाइज करने के लिए जो जो मेजर हिंट्स दे रखे हैं मैंने थ्रू आउट द वीडियो, यू हैव टू गो थ्रू इट। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअली में लर्निंग कितनी हुई है या नहीं हुई है। ओके, राइट। सो इफ़ यू वांट टू एनहांस योर पेपर वन जर्नी एंड आपको ज़रूरत है किसी लर्निंग की, तो व्हाट यू कैन डू इज़ बेसिकली क्लेम यूजीसी नेट ई एसेंशियल फॉर ऑल द पेपर वन 10 units by व्हाट्सएपिंग ऑन दिस नंबर 9873096760। ठीक है, 9873907600 इज़ अ व्हाट्सएप नंबर। इस पे व्हाट्सएप करना है एंड यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक एसेंशियल, जिससे आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज लर्न थ्रू ऑल द पीडीएफ्स। आपको ईजिली सारा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत ईजिली एक्सेसिबल है और बहुत ज़्यादा लूसिड वे में समझा रखा है। 35 पेज नॉलेज बूस्टर ई बुक अवेलेबल हो जाएगी। ओके, राइट। And thank you all for giving us an incredible rating on Google Play Store. If you haven't downloaded Google Play Store app, you can download the same from the description below. The link for the same will be mentioned in the description below. जो Play Store की link आपको मिल जाएगी। डाउनलोड करो Talent Blazer की app, and if you like the app, you can rate it. And we have been given a positive rating of 4.8. That has been incredible rating from your end. अगर आपने ट्राई नहीं करी है ऐप, तो ऐप डाउनलोड करो। You can give a mock test for free. Will get uh, best solutions, everything is there on the app. You can try it out. And thank you all for watching this video till the end, and do leave a like if you are coming for the if you like the effort that we have been putting. Subscribe to the channel if you are coming for the first time, and share this video with your friends and all those aspirants who are preparing for UGC Net Paper 2 Commerce. Right, subscribe and hit the bell icon, so whenever I come up with the next video, you get notified for the same. Thank you all.